आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं निबंध की। ऑडियो वीडियो क्लियर, स्टार्ट करें? ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आज से केजीएस के प्लेटफॉर्म पे ये निबंध का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत हो रही है। उन सब के लिए जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो कहीं पढ़ चुके हैं और चाहते हैं कुछ और सुधार हो, परिवर्तन हो उनके लेखन शैली और सामग्री में, परिमार्जन हो, उनके लिए भी ये निबंध की कक्षा है। लाइव ऑनलाइन क्लास, दिल्ली मुखर्जी नगर से क्लास की शुरुआत होने जा रही है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप निबंध का ABC भी नहीं जानते हैं, फिर वहां से शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, निबंध एशे सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 250 नंबर, 250 मार्क्स का ये पेपर है, और अंतिम रूप से चयन में और अच्छे रैंक की प्राप्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है, कई बार गेम चेंजर साबित हो रहा है। यह पेपर, निबंध का पेपर, हम इसकी शुरुआत अब करने जा रहे हैं। निबंध, जो निबंध का पेपर है, ध्यान रखेंगे, उसमें सबसे पहले हम यह देखते हैं कि क्या निर्देश रहता है। जो यूपीएससी निबंध का पेपर देती है तो उसमें कुछ डायरेक्शंस होते हैं, तो पहले उस डायरेक्शंस को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्रमिक रूप से। क्लियर? देखो, ये अनुदेश है, प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश, क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है, निर्देश ज्यादा नहीं है। पहले यूपीएससी ज्यादा अनुदेश देती थी, निर्देशन देती थी, बताती थी पहले कि क्या क्या अपेक्षित है आपके निबंध में, बट अब बताया नहीं जा रहा है। बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षेप में एक निर्देश दिया गया है कि आपको निबंध लिखते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना है। किन बातों को ध्यान में रखना है, पहले उसे देख लेते हैं। निबंध के पेपर में यूपीएससी का जो मेंस है, सिविल सर्विसेज मेंस, उसमें ये है। तो पहले तो आप जिस लैंग्वेज को आपने ऑथराइज्ड किया है उसी लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा नहीं कि किसी और लैंग्वेज में मनमाने तरीके से आप लिखो। जिस लैंग्वेज में को आपने इंडिकेट कर रखा है, इस लैंग्वेज, ये माध्यम में मुझे देना है, उसी माध्यम में लिखना। ये पहला ये है। दूसरा जो पक्ष है कि प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। स्पष्ट तौर पे निर्देश है कि जो शब्द संख्या बताई जा रही है आप उसी शब्द संख्या का पालन करें, वर्ड लिमिट जो है उसको फॉलो करना है। तो एक निबंध को यूपीएससी कह रही है
कि 1000 शब्द से लेकर 1200 शब्दों तक लिखें। आप 1200 के आसपास शब्द लिख सकते हो, कम से कम 1000, अधिक से अधिक 1200, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, 50, 60, 70, 80 शब्द आगे पीछे 100 शब्द कर सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है, कोई बैठ के गिनता नहीं है। अनुभवी टीचर होते हैं, देखते ही अनुमान लगा लेते हैं कि एक पेज में इतने शब्द होंगे। एक एक शब्द को काउंट करना बड़ा कठिन काम है। तो दिया हुआ है लगभग 1000 से 1200 शब्द में एक निबंध लिखना है, एक खंड से कुल मिलाकर 2 निबंध लिखना। अभी हम लोग देखते हैं, अगर आप निबंध लिख रहे हो कुछ पेज छूट जाए तो उसको कट कर देना, यह भी बताया जा रहा है। पृष्ठ को काट दें, जो पृष्ठ पे नहीं लिख रहे उसको आप कट कर दें, जो स्पेस छोड़ दें उसको भी कट कर दें। क्लियर? अब देखो सारे लोग ध्यान देना कि यूपीएससी खुद ही पहले एक अनुदेश देती थी, अब उस अनुदेश को हटा दिया गया है। ये अनुदेश आज से कुछ वर्ष पहले यूपीएससी के द्वारा ही जारी किया जाता था निबंध के पेपर के लिए। तो जो पहले जारी किया जाता था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आपको पहले जो निर्देश जारी करती थी यूपीएससी, उसकी बारीकियों को देखना चाहिए, और अभी भी आपको लिखते वक्त उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले अनुदेश पढ़ते हैं जो पहले यूपीएससी खुद ही देती थी कि निबंध लिखते वक्त क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। अभी तो केवल यह बता रही है, अभी का जो अनुदेश है निबंध के पेपर में ऊपर छपा रहता है कि आपको शब्द सीमा का पालन करना है, उसी मीडियम में लिखना है जिस मीडियम में आपने ऊपर में इंगित कर रखा है, और जो खाली जगह बचे उसको काट देना है। ऐसा नहीं खाली पेज पड़ा है तो उसको ऐसे खाली रहने दो, उसको कट कर दो। तो फॉलो करना चाहिए इंस्ट्रक्शन, यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना। नहीं फॉलो करने पे कुछ वो नंबर डिडक्ट कर देंगे, पता भी नहीं चलता है। ध्यान देना, कुछ वर्ष पहले जो निर्देश था यूपीएससी की तरफ से, तो क्या निर्देश था, बारीकियों को पहले समझो, फिर हम भीतर प्रवेश करेंगे। निबंध लिखते वक्त क्या क्या ध्यान रखें, प्रस्तावना कैसे लिखें, मध्य भाग कैसे लिखें और अंत कैसे करें, उसे कंक्लूड कैसे करें, उपसंहार कैसे लिखें, ध्यान रखेंगे। तो देखो जब निबंध की स्थिति थी पहले, बहुत पहले से निबंध, अब यह निर्देश को हटा दिया गया, ध्यान रखना आप। क्लियर? उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़, पहला टर्म था विषय वस्तु की पकड़। आप जिस निबंध को लिखो उस निबंध की विषय वस्तु पे आपकी सटीक पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट समझ होनी चाहिए। अगर आपने निबंध के विषय को ही ठीक से नहीं समझा तो पूरा पूरा निबंध गलत डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे 2023 में एक निबंध था, छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूर्य चमक रहा। तो आपको इसका विषय वस्तु समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि छप्पर और सूर्य चमकता हो, धूप खिली हो तभी छप्पर लगाना चाहिए, छाना चाहिए, केवल छप्पर पे ही चले गए कि बारिश होगी तो छप्पर लगेगा नहीं, मिट्टी गीली हो जाएगी, पानी बह जाएगा। इसका मतलब विषय वस्तु को ठीक से नहीं समझा। विषय वस्तु इसका मैसेज ये है कि राइट टाइम पे राइट काम होना चाहिए, ये एक तरीके से इंगित करता है। तो आपको जो निबंध लिख रहे हो उस निबंध पे आपकी सही पकड़ होनी चाहिए, विषय वस्तु की पकड़। अगर आपकी पकड़ नहीं हो, उसकी स्पष्ट समझ नहीं हो, तो निबंध का मामला बिगड़ सकता है। पहली बात, उस निबंध को चयन करना है जिस पे आपकी पकड़ ठीक हो, उसके विविध पक्षों से आप परिचित हो, तो फिर आप उसको लिखो। दूसरा, चुने गए विषय के साथ प्रासंगिकता, ध्यान रखना। ये संदर्भ को देखो, रिलेवेंस शब्द का, इट्स रिलेवेंस टू द सब्जेक्ट चूजन। कहने का मतलब है कि आप जो लिख रहे हो वो विषय वस्तु से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के गए हो कुछ और, निबंध या कुछ और जानबूझ के आप अपनी बातों को उसमें लिखे जा रहे हो,
जो उसके जिसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम कहेंगे आप अप्रासंगिक सामग्री लिख रहे हो, इररिलेवेंट सामग्री लिख रहे हो। एक इसी पे एक स्टोरी आती है, एक बच्चे को पढ़ाया गया कि बेटा क्रिकेट के गेम पे निबंध पक्का आ जाएगा, क्रिकेट का खेल, इसकी तैयारी कर लो। बच्चे ने खूब तैयारी कर ली क्रिकेट का खेल, और जब बच्चा गया स्कूल में एग्जाम देने के लिए तो वहां आ गया रेल यात्रा। पढ़ के गया था क्रिकेट का खेल और आ गई निबंध, आ गया रेल यात्रा। बच्चा पहले कंफ्यूज हुआ कि कैसे करें, पढ़ के तो ये आए हैं। तो उसने लिखना शुरू किया, फिर दिमाग लगाया कि रेल यात्रा की शुरुआत हुई, सब लोग रेल में बैठे, हम सारे लोग, पूरे सारे स्टूडेंट्स बैठे, छात्र छात्राएं। रास्ते में रेल खराब हो गई। रेल खराब हुई तो जहां रेल खराब हुई उसके बगल में क्रिकेट का मैदान था, और फिर क्रिकेट के मैदान में उतरने के बाद हम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जम के उसने क्रिकेट के बारे में लिख दिया कि ये हुआ, इतने इतने रन बने, इतने विकेट्स गिरे। और फिर 3-4 घंटों के बाद रेल ठीक हो गई, हम लोग क्रिकेट के मैदान से फिर से रेल में आ गए और यात्रा अपने पड़ाव की ओर चल पड़ी। तो देखो, आया है रेल यात्रा और जानबूझ के आप क्रिकेट का खेल उसमें लिख रहे हो, जिसका सीधा कोई संबंध नहीं है। तो कई बार लोग जो पढ़ के जाते हैं जानबूझ के किसी तरीके से उसको उठा के डालने का प्रयास करते हैं, जो कि अप्रासंगिक है, विषय वस्तु से सीधा संबंधित नहीं है। और टीचर को भांपने में ज्यादा समय नहीं लगता है कि इंटेंशनली यह चीजों को ला रहा है, जानबूझ के ला रहा है, जिसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब आप अप्रासंगिक सामग्री का प्रयोग कर रहे हो। तो कई बार बहुत अच्छी अच्छी लाइंस भी, कोटेशंस भी ठीक नहीं माने जाते हैं, जो कि विषय वस्तु से संबंधित न हो। तो देखो, ये जो निर्देश है पूरी तरह से इंगित कर रहा है क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये पहले यूपीएससी के द्वारा ही जारी किया गया, मैंने उसको एक जगह इकट्ठा करके रखा था, अब हटा दिया इस निर्देश को। इससे बहुत जानकारी मिल जाती है कि निबंध लिखते वक्त कहां कहां सतर्कता रखनी चाहिए। तो मैं अभी भी इसको समझाता हूं कि ये सारी बातें आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जो यूपीएससी पहले बताती थी। पहले भी निबंध का पेपर था, अभी भी है, 10 साल 15 साल पहले भी था। तीसरा है रचनात्मक तरीके से सोचने की उसकी योग्यता। तो निबंध लिखते वक्त लकीर का फकीर मत बनो, थोड़ा रचनात्मक तरीका भी दिखाओ, सृजनात्मकता दिखाओ, थोड़ा आशावाद से ओत-प्रोत दिखाओ, निगेटिविटी में मत जाओ, थोड़ा नवाचार की भी बात करो, रचनात्मक पहल की बात करो। ये सारी बातें आनी चाहिए, तो फिर लगेगा कि आप थोड़ा कंस्ट्रक्टिव नेचर के आदमी हो, नकारात्मक प्रवृत्ति के नहीं हो। तो रचनात्मक तरीके से सोचने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। ध्यान देना, आप विचारों को संक्षेप में युक्ति संगत और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की तरफ परीक्षक विशेष ध्यान देंगे। मतलब जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, वो किस पे ध्यान देंगे निबंध लिखोगे तो, या आपने निबंध को संक्षेप में लिखा है। संक्षेप में कहने का मतलब है कि आप एक चीज को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो, फालतू में विस्तार नहीं दे रहे हो, सारगर्भित बातें लिख रहे हो और युक्ति संगत तरीके से लिख रहे हो। युक्ति संगत का मतलब है उसमें तार्किकता है, बौद्धिकता है, आप जो कह रहे हो उसका कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। युक्ति संगत जैसे ही आएगा, या तो आप डिडक्टिव मेथड अपना लो, इंडक्टिव मेथड अपना लो। कहने का मतलब है यदि आप कोई बात कह रहे हो तो पहले आधार दो कि इन आधारों पे हम ऐसी बातें कह सकते हैं, या फिर कोई बात यदि कह रहे हो तो उसको सपोर्ट कर दो कई सारे पक्षों से। एक स्वीकृत बात को ले लो और उससे छोटी छोटी बातों को निकाल लो। तो या तो आप संश्लेषणात्मक पद्धति अपना लो लिखते वक्त, या विश्लेषणात्मक पद्धति, या तो तोड़ दो छोटे छोटे खंडों में, या छोटे छोटे खंडों को जोड़कर एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दो कि हम इसके आधार पर ऐसी बातें कर सकते हैं। तो फिर कहा जाएगा कि आप युक्ति संगत तरीके से लिख रहे हो, हवा में बात नहीं कर रहे हो, जो कह रहे हो उसके पीछे आधार है, तर्क है, ग्राउंड है, साक्ष्य है।
आप रिपोर्ट का भी हवाला दे सकते हो, तो कहा जाएगा कि आप युक्ति संगत तरीके से लिख रहे हो। और लास्ट में है प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कीजिए। तो लिखते वक्त कुछ अच्छे विद्वानों को कोट करो, कविता लिख दो, थोड़ा लोकोक्तियों को लिख सकते हो, थोड़ी बहुत शायरी भी चलेगी, कुछ दोहे चौपाई भी चलेंगे। इन सबको लिखते हैं तो निबंध में प्रभावशालीता बढ़ जाती है, अधिक प्रभावी हो जाता है। तो निबंध के लिए इन जो निर्देश है इसको बारीकी से ध्यान रखो। ये आपको गाइड कर रहा है ये सारे शब्द कि कैसे निबंध लिखना है। संक्षेप में लिखो, मतलब 1000 शब्द है तो उतना ही लिखो, अब उससे ऐसा नहीं कि 600 में लिख दो संक्षेप करके। व्यर्थ का विस्तार नहीं होना चाहिए। युक्ति संगत तरीके से लिखो, प्रभावी बनाकर लिखो, विषय वस्तु की पकड़ ठीक से हो, आप जो लिखो वो प्रासंगिक लिखो, और थोड़ा रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता रखो। ऐसा नहीं कि निषेधात्मक तरीका, ये नकारात्मक प्रवृत्ति से युक्त होकर लिखो। सकारात्मकता, आशावाद ये दिखना चाहिए, सृजनात्मकता दिखनी चाहिए आपके निबंध से। अगर इन बातों को लिखोगे तो नीचे लिखा हुआ है परीक्षक इसकी ओर विशेष ध्यान देंगे, तो आपने भी ध्यान उसी पे दे रखा है, तो परीक्षक का ध्यान जाएगा, फिर नंबर ही नंबर है, बढ़िया नंबर आएगा। फिर ध्यान देना, ये पहले निर्देश आता था, मैंने उसको एक जगह इकट्ठा कर रखा है। पहले भी उसको मैं पढ़ाते वक्त इंडिकेट करता था, अब भी उसको इंडिकेट करता हूं। और ये सब चीजें जस्टिफाइड हैं। अगर इन चीजों को ध्यान करके लिख रहे हो तो अब मेरी बात मान के पहली बार आप नहीं लिखने जा रहे हो। कई लोग लिख चुके हैं और अच्छा नंबर पाके ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूं आपके ऊपर आजमा नहीं रहा हूं, सत्यापित है, वेरीफाइड है, जस्टिफाइड है, ध्यान रखना। तो आप इसको फॉलो करो, बुद्धि लगाओ फॉलो करने में, उसके बाद बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि ऑलरेडी लगी हुई है, तो अपने को तो उसका प्रयास करो कि उसके अनुगमन कर ले, पालन कर ले उसका। और इसको अपने निबंध में ध्यान रखो निबंध लिखते वक्त। इज इट क्लियर? ऑनलाइन वालों पर भी सर, ऑनलाइन वालों पर भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल ध्यान है, ऑनलाइन वाले दिखते नहीं है, अदृश्य लोगों को पढ़ा रहा हूं। सामने कैमरा है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और दिल्ली का मुखर्जी नगर का इलाका है, और कमरे में मैं अकेले समझा रहा हूं कि निबंध कैसे लिखो। और देश के विभिन्न भागों में स्थित लोग, हजारों लोग इसका लाइव अभी देख रहे हैं। थोड़ा आज डिले हो गया था, कुछ चीजों को ठीक करने में थोड़ा समय लगा, बट आगे समयानुसार क्लासेस चलेंगी, ताकि आपका कोई बाद में कोई क्लास हो तो क्लैश ना हो, उसके साथ टकराहट ना हो। तो ये 250 नंबर का पेपर है, ठीक से पढ़ लो। अगर एक बार ठीक से पढ़ लोगे तो निस्संदेह इस 250 नंबर में 250 मार्क्स में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और बेहतर तरीका यह है कि जैसे मान लो यहां 2 घंटे की क्लास चल रही है, तो 1-2 घंटा और रूम पे मेहनत करो, जो बताया गया है उसको फिर से रिवीजन करो, 1 बार 2 बार, प्रीवियस ईयर्स के सवाल को निकाल के थोड़ा थोड़ा उसको लिखने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि कलेक्ट करने की भावना से बैठो, केवल कलेक्शन करोगे तो फिर बेकार है, पढ़ो या ना पढ़ो। मास लेवल पे लोग केवल कलेक्ट करते हैं, तो फिर तो दूसरे का जीरोक्स करा लो, क्यों बैठ के सुनोगे। सुनने का महत्व इसलिए है क्योंकि आप समझ रहे हो, नोटिंग कर रहे हो, उस पर प्रैक्टिस भी करते रहो, बाद में रिवीजन करो, तो फिर निस्संदेह जो आगे 1 महीने के भीतर आपको इस 250 नंबर के पेपर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका आत्मविश्वास विकसित हो जाएगा, लगेगा कि हाँ मैं लिख सकता हूं। कुछ लिखने की प्रैक्टिस भी करोगे, तो लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है, लिखना आसान काम होता नहीं है। तो बैठ के थोड़ा संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने को ही गाइड करना कि लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो यूपीएससी में निबंध का एक पेपर है, 250 अंक का है, 2 निबंध लिखने हैं, 2 पार्ट में यह बटा हुआ है, ध्यान देना। एक खंड में 4 निबंध है, 4 में से 1 को लिखना है, 1000 शब्द से लेकर 1200 शब्द। और फिर दूसरे खंड में भी 4 निबंध हैं,
4 में से एक को लिखना है 1000 से लेकर 1200 शब्दों तक। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम आप 2400 शब्द लिख सकते हो, या फिर 2000, लोअर लिमिट 2000, 1000, अदरवाइज 2400 वर्ड्स यू हैव टू राइट टोटल इन यूपीएससी मेंस ऐसे पेपर। 3 घंटे में लिखना है इतना पेपर। ध्यान रखना, जीएस के फर्स्ट पेपर में आपको लगभग 4000 शब्द लिखने, 4000 वर्ड्स यू हैव टू राइट, एंड यहां मैक्सिमम आपको 2400 शब्द लिखना, यानी कि खूब सोच सोच के लिख सकते हो। सोचने का, विचार करने का समय यूपीएससी दे रही है निबंध के पेपर में। ऐसा नहीं है कि लगातार 3 घंटे लिखते रहो, ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है। ऐसा करोगे तो कठिनाई में पड़ जाओगे। और जीएस के फर्स्ट पेपर में 3 घंटा कलम चलना चाहिए ठीक से। ब्रेक दोगे 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का तो मामला खत्म है। कई नंबर छोड़ने पड़ेंगे, प्रश्न छूटेगा। यहां पे कभी कभी 1 मिनट का चिंतन चल रहा है, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, कई बार ऐसा होगा। और इस तरीके से सोचते विचारते हम 2400 शब्द आराम से लिख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ध्यान रखना, आपका इथिक्स का क्लास करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस आ गया है तो अब हिट कर दो। अगली बार मैसेज लिखना तो ये कि मैं हो गया हूं, तो खुशी उस दिन ज्यादा होती है जब आप ये सूचना देते हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और सिलेक्शंस के पहले कॉन्फिडेंस का आना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हिले हुए रहते हैं। बात करोगे कि हो जाएगा तुम्हारा, तो तनाव में आ जाता है। बस तैयारी उतर गया है फील्ड में, तैयारी जारी है। तो विषय को ठीक से जब समझते हो ना, तो कॉन्फिडेंस आता है विषय में। फिर भीतर से आवाज आएगी कि तुम्हारा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। ये भाव जागृत होना चाहिए। तो कई लोग मानते ही नहीं कि मेरा भी हो सकता है, फिर तो वो फील्ड में संख्या बढ़ाएगा और क्या कर लेगा। फाइट, प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाएगा, संख्या बढ़ा देगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप निबंध के पेपर को तैयार कर रहे हो तो एक एक चीज को बारीकी से जानना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लिखना है, और फिर जम के अध्ययन और फिर लेखन। तो इसका मतलब ये विषय में आपकी स्थिति हो गई। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा कि कुल मिलाकर निबंध के पेपर में एक पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे के पेपर में 2 निबंध लिखना है। एक निबंध 125 नंबर का, कुल मिलाकर 250 अंक, कुल मिलाकर 2400 शब्द। ध्यान रखना, इट शुड बी क्लियर। ओके, सारे लोग बोलो इज इट क्लियर। अब आते हैं क्रमिक रूप से एक एक पक्षों को देखने का प्रयास करते हैं। बोलो इज इट क्लियर, पहले लिख के एक बार बता दो इज इट क्लियर। ऑनलाइन वालों पे भी ध्यान है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, क्विक मैसेज दे दो कि हाँ, पहला ये पार्ट, कितने शब्द लिखने हैं, कितने निबंध लिखने हैं, ये सब चीजें स्पष्ट हो जाए। वेरी गुड। एक सवाल पूछ रहे, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा? पिछले जब 20 सालों में जितनी बात हो रहा है, ये भाव क्यों रखते आउट ऑफ सिलेबस? निबंध में सिलेबस तो नहीं बता रहा है कि ये सिलेबस है। आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखो। अब सवाल ज्यादातर निबंध इथिकल एंड फिलोसफिकल निबंध पूछे जा रहे हैं, ऐसे पूछे जा रहे हैं। तैयारी करेंगे ठीक से। आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा, अद्भुत थोड़ी पूछ लेगा। उसका कुछ ना कुछ संदर्भ अर्थव्यवस्था से होगा, कुछ ना संदर्भ और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम से होगा, व्यवस्था से हो सकता है, राजनीतिक व्यवस्था, अन्य जो पार्ट आप जीएस में पढ़ते हो उसका कुछ ना कुछ संदर्भ बनता है। अदरवाइज विशुद्ध इथिकल और फिलोसफिकल हो तो थोड़ा अलग दिशा में जा सकते हो। अमूर्त टाइप के निबंधों की संख्या बढ़ी है, एब्स्ट्रैक्ट निबंध। तो अभी सबसे पहले आप मान लो आपको निबंध का पेपर मिल गया,
आपको कुल मिला के उसके भीतर 8 निबंध हैं, 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक में 4 है, दूसरे में भी 4 है, और फिर आपको चयन करना है। सबसे पहले तो पहला पॉइंट है किस निबंध का चयन करो। पहला पॉइंट यह है, चयन कर लोगे तो लेखन कैसे करोगे, बट लेखन से पहले चयन कैसे करना चाहिए निबंध का, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। मतलब एक एक स्टेप बड़ा नपा तुला हो तो ज्यादा बेहतर होगा, ध्यान रखना। तो चयन करने में ना जल्दीबाजी मत करो, पहले 8 को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और चयन करने में आप 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का समय दे सकते हो केवल चयन करने में, क्योंकि भरपूर समय है आपके पास। ऐसा नहीं कि निबंध पढ़े लिखना शुरू। अगर आप एग्जाम देने मेंस गए हो और अगर कोई बगल में निबंध का पेपर मिलते ही 1 मिनट के अंदर लिखना शुरू कर दिया है, तो मान के चलना उनकी स्थिति आगे जाके बिगड़ने वाली है। आधे घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद, 1 घंटा तक जाते जाते ना आप देखोगे चिंतनशील मुद्रा में आ गए हैं, तनाव में आ गए हैं। तो अपने को बिल्कुल, अगल बगल में कोई अगर तेज गति से लिख रहा है तो बिल्कुल दबाव में मत आओ, उनको देख के मुस्कुराओ, बजाय कि दबाव में कि ये तो 2 पेज लिख लिया, अभी तो मेरा आधा पेज हुआ है। बिल्कुल दबाव में नहीं आना है, आप शांतिपूर्वक लिखो। सिर्फ 2400 शब्द लिखना है। ठीक से 1 घंटा अगर लिख देते हो ना तो लगभग 1000 शब्द हो जाता है। 1 घंटा अगर 670 मिनट्स अगर आप लिखते हो ना, कलम चल जाए, तो आपका लगभग 1100 शब्द हो जाता है 70 मिनट्स में। ध्यान देना, आप कभी प्रैक्टिस करके देखो, 1-1 घंटे तक लगातार लिखो और फिर देखो कितने शब्द बन रहे हैं। तो आप 1 घंटे में लगभग 40 मिनट भी लिख रहे हो ना, 45 मिनट भी लिख रहे हो, तब पर भी आराम से 3 घंटे में अपने पेपर को अच्छे से खत्म करोगे। रफ्तार पकड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है निबंध के मामले में, और जगहों पे जरूरी है, क्योंकि ज्यादा सोचोगे जीएस के फर्स्ट पेपर में तो फंसोगे। 4000 शब्द लिख ही नहीं सकते हो फिर तो, मगर निबंध में थोड़ा अलग है। तो देखो, जितने लोग पहले अटेम्प्ट में होते हैं, ऐसा नहीं कि उनका ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्ञान तो उसका ज्यादा होता है जो 5 साल, 7 साल, 8 साल से तैयारी कर रहा है, जो पीएचडी होल्डर है। मतलब गलती करता है और बाहर हो जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कोई गलती नहीं करते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल होते हैं। एक एक चीज नपा तुला उनका होता है, यहां ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे लिखना है। तो अगर आपका ज्ञान पर्याप्त है और आप गलती नहीं कर रहे हो तो आप सेलेक्ट होने जा रहे हो। तो पहले अटेम्प्ट में जो सफल हो जाते हैं उनके साथ एक खासियत होती है कि उन्होंने कहां कहां गलती हो सकती है उन सारी चीजों को फाइंड आउट किए रखते हैं। और कई लोग अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाए हुए हैं, हर एक साल नए नए टाइप की गलती करता है, सुधरने का नाम नहीं लेता है। दूसरों की गलतियों से पहले से सीख लो ना कि कहां कहां गलती होती है लिखने में, और अगर वो करके जा रहे हो एग्जाम में तो कैसे कोई रोक देगा आपको। आपने एक भी फॉल्ट नहीं छोड़ा है, गलती नहीं की है, हो गया काम। इसी पे तो सिलेक्शन है। मास लेवल पे लोग गलती करते हैं, और गलतियां कई टाइप की करते हैं। इस साल कुछ और किया, अगले साल कुछ और नया टाइप की गलती करेगा। तो आपको ये सब जानने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर? तो जो मैं बता रहा हूं आप पहले पढ़ो। कौन जी क्या कहते हैं, फलाने जी ढेकाने जी, उनका मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, उनको किनारे करो। आपको पढ़ना चाहिए। 8 निबंध पहले पढ़ो, मैक्सिमम 5 मिनट तक का समय दे सकते हो चयन करने में। डिसाइड कर लिया ये करेंगे, ये करेंगे, काम खत्म। मगर चयन करते वक्त आधार क्या लोगे, किस आधार पे चयन करोगे? ग्राउंड क्या होगा कि हम इसमें 4 सेकंड में हम बी वाले को, या ये 5वां 6ठे नंबर का हम टच करते हैं, इसको क्यों लिखें हम? तो देखो, आपको उस विषय का चयन करना चाहिए, उस निबंध का चयन करना है जिसकी विषय वस्तु आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। विषय को लेकर कोई द्वंद्व नहीं है। अगर विषय को लेकर द्वंद्व हो तो कठिनाई है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, पिछली बार एक बीपीएससी का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक निबंध था जो खूब चर्चा में भी रहा, मूस मुढ़इये लोढ़ा हुई है।
ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है। ये अद्भुत टाइप का निबंध है, बिहार में ये निबंध पूछा गया। तो कई लोग मूस और लोढ़े पे ही सीमित हो गए। तो छोटा मूस होता है, बड़ा मूस होता है, छोटे मूस को ये कहते हैं, बड़े मूस को ये कहते हैं। मूस कठिनाई पैदा करता है, अनाज की बर्बादी करता है, खेतों को नष्ट कर देता है। मूस पे ही चले गए। इसका मतलब आपको विषय वस्तु समझ में नहीं आया और आप लिखना शुरू कर दियो। वहां पे हो सकता है ना कि 100 नंबर में वो 15-20 नंबर दे के छोड़ दे। हो सकता है एकदम बिलो ले, मतलब नीचे वाला लोअर सर्किट लगा दे, एकदम लोअर स्तर पे चला जाए मामला। कुछ भी संभव है, काट सकता है निबंध को, क्योंकि आपको विषय वस्तु समझ में नहीं है। आपने पूरा पूरा मूस और लोढ़े पे लिख दिया। ये गौण अर्थ में बात हो रहा है ना, प्राइमरी अर्थ में बात नहीं हो रहा है। निबंध में कई बार गौण अर्थ में बात होती है, कई बार प्राथमिक अर्थ में बात होती है। जैसे मान लो शब्द के दो टाइप के अर्थ होते हैं, एक प्राथमिक अर्थ, दूसरा गौण अर्थ। जैसे मैं कहूं गाय, तो गाय का मुख्य अर्थ यह है कि गाय एक पशु है। गाय एक पशु है, वो इसका प्राथमिक अर्थ है, मुख्य अर्थ है, प्राइमरी मीनिंग है। परंतु कई बार हम लोगों को भी बोलते हैं, अरे यह तो गाय है। अब तो यह तो गाय है, इसका मतलब उस आदमी को आप गाय बनाने पे तुल जाओगे क्या? बल्कि गाय का मतलब गौ है, इसका मतलब सीधा है। सामान्यतः कोई सीधे आदमी, अरे यह तो गौ है, गाय है, बड़ा सीधा है, सिंपल है, इनोसेंट है। तो आपको संदर्भ समझ में आना चाहिए। तो कई बार हम गौण अर्थ को समझ के आगे बढ़ते हैं और प्राथमिक अर्थ मान लोगे तो गाय से ही उसको तुलना करते रहोगे कि गाय में ये लक्षण होते हैं, इसमें ये लक्षण है, तुलना, अंतर, भिन्नता, पूरा निबंध बर्बाद। तो बीपीएससी में कई बार, या फिर आईएएस में भी, जैसे छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब सूर्य खिला हुआ होता है। तो केवल सूर्य और छप्पर इसी पे सीमित थोड़ी करोगे। जैसे भारत अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान पे बहुत जोर दे रहा है, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि हमें पता है कि हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं। हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, सब चीजों को ठीक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो। अभी सूर्य चमक रहा है, स्थितियां हमारे अनुकूल हैं, हम अपनी तैयारी किए जा रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं तमाम चीजों को लेकर। बोलो, तो समय से तैयारी कर लेंगे तो जब समस्या आएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सामना कर लेंगे अच्छे से, कई संदर्भों में कर लेंगे। ये ध्यान रखना आप। जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, हम अभी से ग्रीन हाइड्रोजन पे जा रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं, अभी छप्पर मरम्मत हो रही है क्योंकि सूर्य चमक रही, स्थितियां हमारे फेवर में है। हम लगातार ग्रीन हाइड्रोजन और तमाम जो फॉसिल्स ईंधन है, हम उनको रोकने जा रहे हैं। तो हम कई एरियाज में जाकर लिख सकते हैं, व्यापकता दे सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। फिर नंबर, निबंध में नंबर आता है, बढ़िया नंबर आएगा। ध्यान देना, 250 नंबर का जीएस का पहला पेपर, ये जीएस का पहला पेपर है, 250 मार्क्स जीएस का। आईएएस में जीएस का फर्स्ट पेपर, कई बार लोग इसको ही लगभग 10 महीने तक पढ़ते हैं। ये मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम में इसको 10 महीने पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है इनको। 10 महीने तक 250 नंबर, और 10 महीने में 750 क्या 1000 नंबर शेष कंप्लीट कर लोगे। इतनी आवश्यकता नहीं है, इतना मत करो। अगर मेरी बात माननी है तो मान लेना, नहीं तो ठोकर खाओगे, प्रयोगशाला बनाओगे, तब सीख मिलेगी, पक्की मिलेगी। सीखना तो पड़ेगा, तब तक प्रयोगशाला बना दोगे। पूछ रहे फ्रॉम वेयर टू रीड द ऐसे, पढ़ा रहा हूं, हमसे पढ़ लो ना। कहां से पढ़ोगे ये बताओ, पहले पढ़ लो, अभी से इसको चिंता और निबंध कहां से पढ़े। पढ़ रहे हो अभी, कहां से पढ़े? हमसे पढ़ो, केजीएस पे पढ़ो, और कहां से पढ़ोगे? फ्रॉम वेयर टू रीड द ऐसे, देखो अंग्रेजी में पूछ रहा है, कहां से पढ़े। देख कहां से पढ़ो, पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ो। आइए इसका सवाल देखना, उसको लिखने का प्रयास करना, कुछ सपोर्ट में मैटर दे देंगे हम, उस मटेरियल की मदद लेना, उतना पर्याप्त रहेगा। आईएएस का दोगे तो ठीक स्थिति रहेगी। और निबंध में आप ध्यान रखना, एक इस साल संयोग
कि निबंध का जिस दिन पेपर था यूपीएससी का, उससे 4 दिन पहले मैंने एक निबंध बताया था, सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, सभी भटकने वाले खो नहीं जाते। लगभग 12.5 मिनट का मैंने डिस्कशन उसमें कराया था, और सीधा सीधा एज इट इज वो निबंध है। अभी भी यह निबंध कहां से खोज लोगे, इस पे कंटेंट कहां पे ऑथेंटिक है, कौन सी किताब पढ़ के निकाल लोगे, ये बताओ, किस ग्रंथ का अध्ययन कर लोगे कि जिसमें यह निबंध हो। और जो कई सारे जो सोशल मीडिया पे यंत्र आ गए हैं जिसमें डालोगे टॉपिक तो वो निबंध बना के देता है। सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, उसको डालो और बोलो कि भाई साहब इस पे निबंध लिख के दो, उसको भी देखो कौन सी दिशा में आपको भटका के ले जा रहा है। बहुत सारे ऐसे आ गए हैं टूल्स, बैठे बैठे वो आपको मटेरियल बना के दे रहे हैं। तो अभी उनका स्तर वो नहीं है, अभी एलिमेंट्री अभी उनकी स्थिति है। ठीक है, तो पूछ रहा है कहां से पढ़े। अरे पढ़ रहे हो यहां पढ़ लो ठीक से, एक जगह पढ़े हो तो पहले ठीक से पढ़ तो लो, फिर बाद में हो सकता है सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े। इज इट क्लियर? तो थोड़ा समय का ठीक से ध्यान दो इस पे। 2 घंटा यहां पढ़ो और 2 घंटा इसके बाद भी साथ साथ, ये लगभग 24 दिन की कक्षा है, 48 घंटे के 50 घंटे के आसपास यहां, और 50 घंटे अलग से पढ़ लो। 100 घंटे में तो आपका 250 नंबर का पेपर, और 2 घंटा जो पढ़ोगे उसमें उसको पढ़ोगे भी, कुछ थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस करोगे, तो 4 घंटे का समय दे दो। ध्यान देना, ये हिंदी मीडियम वाले 10 नंबर के वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 45 से 50 दिन पढ़ते हैं, मतलब इसमें 100 घंटा देते हैं 10 नंबर के लिए, जो कभी आता है और कभी नहीं आता है। ये कौन सी तैयारी का ढंग है? जीवन प्रयोगशाला नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? इतना तो विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए कि 10 नंबर के लिए 100 घंटा क्यों देंगे, और वो भी तब जब सवाल आता हो या कभी कभी नहीं भी आता हो, और आता भी है तो 100 घंटा पढ़ने के बाद भी दावा ठोक नहीं सकते हो कि 10 नंबर लिख देंगे। मेरी बातों को सत्यापित करते रहो ताकि भ्रम का निवारण हो जाए, नहीं तो बहुत सारे भ्रम लेके बैठ जाओगे या बैठा दिया जाएगा। कई लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं इन चीजों से कि भाई ऐसी बातें क्यों बोल देते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है 100 घंटा पढ़ाने में, तो नाराज हो जाते हैं मुझसे। तो वो नाराज हो जाए, आपका हित हो जाए। आप अपने विवेक से जो मैं बातें बोलूं उसको ऐसे मत मानो, भले निकाल लो, उसको वेरीफाई करो, थोड़ा सत्यापित करो, लगे कि बात तो बिल्कुल सही है तो फिर तो मानो जरूर। नहीं मानोगे तो प्रयोगशाला बनाओगे जीवन को, फिर तो पंचवर्षीय सप्तवर्षीय कार्यक्रम बनेगा सफलता के लिए। तो ध्यान रखना, आप प्रोफेशनल अप्रोच रखो। 50 घंटा यहां लगभग पढ़ रहे हो, 50-75 घंटा 100 घंटा और पढ़ लो, क्या दिक्कत है? 250 नंबर अगर आपका 100 घंटे में हो जाए कितनी बड़ी बात है। उसमें लेखन की प्रैक्टिस भी हो रही है, थोड़ा आप प्रीवियस का सवाल भी देख रहे हो, थोड़ा डिस्कशन कर रहे हो, तो साथ साथ पढ़ रहे हो। तो पहले तो पेज मत गिनना। मेरे क्लास में हिंदी मीडियम वालों की सबसे बड़ी बीमारी है, क्लास के बाद ना 2 घंटे के बाद पेज गिनते हैं सब। आज 16 पेज इन्होंने लिखवाया, इसका मतलब आज बहुत अच्छी क्लास चली है। तो वैसे जो लोग पेज गिनने वाले हैं, बाद में एक ही बात जीरोक्स करा लोगे तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली आके भी पेज गिनते हैं सब। अगर क्लास में 20 पेज लिखवा दिया टीचर ने तो सामने वाला खुश रहता है, कितनी समझ में आई है इससे नहीं मतलब है। कोचिंग में जाता है कलेक्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए कि पेज भरना चाहिए, इतना बुद्धि में आ रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे 10 लाख लोग एग्जाम दे दें, 1 नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। ये फाइट में थोड़ी है, मात्रा बढ़ा देंगे, संख्या बढ़ा देंगे। ध्यान रखना, दिल पे मत लेना अगर यही भाव है तो। समय से सुधर जाओगे तो बेहतर है। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? तो अब मैं ये बता रहा हूं कि जब निबंध का चयन करने में आपको देना चाहिए तो किसका चयन करोगे, कैसे चयन करोगे? मान लो 4 निबंध है, 4 में से 1 का चयन करना, फिर दूसरे खंड में 4 है, 1 का चयन करना, कैसे चयन करोगे? हमने कहा समय देना है, इसमें 5 मिनट तक का समय दे सकते हो।
कैसे समय दोगे, कैसे चयन करोगे? तो ध्यान रखना, अगर मान लो 4 निबंध है और कोई मिलता जुलता निबंध आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, अभ्यास कर रखा है, तो हम उस निबंध का चयन करेंगे जिससे मिलते जुलते टॉपिक का हमने पहले अभ्यास कर रखा है। टेस्ट तो दोगे पक्का, अभ्यास तो जरूर करोगे रूम पे। मान लो जो टॉपिक आया है उस हूबहू वो टॉपिक नहीं, उससे मिलता जुलता कुछ टॉपिक आपने रूम पे प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर तो आप उसको सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यहां पे भी आप लिख लोगे। ये एक ग्राउंड बनता है सेलेक्ट करने का। दूसरी बात, हम उस निबंध का चयन करेंगे जिसकी विषय वस्तु बिल्कुल स्पष्ट हो। लग जाता है कि इसका एक आपके दिमाग में मेंटल मैप बन रहा है, क्या इसमें ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हो जाएगा, ये कर लेंगे, चलो इसको लिखते हैं। जिसकी विषय वस्तु बिल्कुल स्पष्ट हो रही हो, हम उस निबंध का चयन कर लेंगे। और मान लो कभी कभी निबंध, मान लो कोई अर्थव्यवस्था से मान लो समावेशी विकास पे कुछ निबंध बन जाए और आपकी अर्थव्यवस्था पे अच्छी सी पकड़ है, तो आप उसको इधर उधर घुमाते हुए, सोशियोलॉजी की भी अच्छी जानकारी है, समाज शास्त्र की, सामाजिक मुद्दों की और अर्थव्यवस्था की, तो आप घुमाते फिराते उसको 1100 शब्द लेते जाओगे। तो कभी कभी निबंध आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए आ जाते हैं, कभी कभी सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए आ जाते हैं। तो यदि आपका सामाजिक मुद्दों, इंडियन सोसाइटी की बहुत अच्छी पकड़ है और उसी एरिया का निबंध आ गया है, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिखते वक्त कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी, सामग्री की कमी नहीं पड़ेगी। आपको सोचोगे कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, क्योंकि आपने उस विषय को डिटेल में पढ़ रखा है। वो निबंध उस एरिया से है जिस एरिया में आपकी विशेष पकड़ है। सब लोगों की सभी एरिया पे समान पकड़ नहीं होती। किसी से पूछो तो कहता है मेरा पॉलिटी वाला पार्ट बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को पूछ रहे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, कई लोग इकोनॉमिक्स वाला पार्ट में घुसने से भी कतराते हैं। तो डिपेंड करता है आपका किस एरिया पे ज्यादा पकड़ है, और उस एरिया में अगर निबंध आ गया है तो आप उसको उठाओ, आप उसको सोच सोच के कुछ ना कुछ लिखते लिखते पहुंचा दोगे 1200 शब्दों तक। तो निबंध के चयन करने का कुछ आधार होना चाहिए। तो अगर ये सब आधार मिल रहा है तो फिर आप उसका चयन कर लो और फिर लिखना शुरू करो। इज इट क्लियर? ध्यान देना, इज इट क्लियर? बोलो एक बार की सारे लोग, इज इट क्लियर? एक बार बोल लो, क्विक रिस्पॉन्स दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ओके, देखो ध्यान रखना, जब निबंध का चयन कर लोगे तो उसका टाइटल जरूर ऊपर में लिख दो। टाइटल पे नंबर होता है। अपने नोट्स, अपना जहां से निबंध शुरू हो रहा है तो उसका एक टाइटल जरूर लिखना चाहिए, उसको अंडरलाइन भी कर देना चाहिए, ताकि पता चले ये निबंध आप लिखने जा रहे हो। निबंध लिखते वक्त जो निबंध होता है इसके 3 पार्ट्स बनते हैं। एक तो जो प्रस्तावना है, शुरुआत कैसे करें, आरंभ कैसे करें, आप इसको भूमिका कर लो, आरंभ कर लो, आरंभ कह लो। दूसरा है मध्य भाग, और तीसरा है उपसंहार। तो निबंध के 3 प्रमुख, अगर हम ब्रॉड सेंस में बांटें तो 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे लिख लेना, 3 भागों में बांटेंगे। निबंध को 3 भागों में बांट सकते हैं, भूमिका, मध्य भाग। सबसे अधिक विस्तार जो होता है ना, ये मध्य भाग का होता है, खूब इसको लंबा खींचते हैं। ये प्रस्तावना, ये जो शुरुआत है, आरंभ है, ये लगभग 8 से 10 लाइन का रखो। कंक्लूजन भी 8 से 10 लाइन का होना चाहिए। उपसंहार भी 8 से 10 लाइन। एक पैराग्राफ रहे, ऐसा नहीं कि 3 1.5 2 पेज का प्रस्तावना ही लिख रहे हो तो दिक्कत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी शॉर्ट में ही लिखी हुई है। तो प्रस्तावना एक हो, दूसरा मध्य भाग, एकदम दिमाग में रहे प्रस्तावना, मध्य भाग, लास्ट में कंक्लूड करना है, उपसंहार लिखना है। तीनों की अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है। हम लोग सबसे पहले
देखते कि प्रस्तावना कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अपनी 2-3 दिन विवेचना सिर्फ इसी पे होगी, 2 दिन की, केवल आरंभ। और जब ये विवेचन कर लेंगे फिर आईएएस का सवाल उठा लेंगे कि देखो आईएएस का ये सवाल, इसका आरंभ कैसे करोगे। फिर दूसरा सवाल, पूरा नीचे तक नहीं जाएंगे, केवल भूमिका लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। और इसको ठीक से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी कभी तो एक दिन में 5-5 निबंध की केवल भूमिका लिखो, पूरा निबंध मत लिखो, भूमिका लिखने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि निबंध जब आप 1200 शब्द में लिखते हो और जब टीचर आपका निबंध पढ़ना शुरू करेगा तो आपकी भूमिका जो आपने 8-10 लाइन में लिखी, इसको अवश्य वो एक एक लाइन पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल वे में जरूर पढ़ेंगे। और भूमिका से हद तक आपकी स्थिति का पता लगा लेंगे, आप किस दिशा में जा रहे हो। भूमिका जो आप लिखोगे, जो प्रस्तावना, इसका उद्देश्य है कि पाठक में, मतलब जो पढ़ने वाला है, उसमें जिज्ञासा पैदा हो जाए। ये प्रस्तावना आकर्षक होनी चाहिए, लगे कि आप निबंध को उठा लिए हो, सामने वाला उत्सुक हो जाए पढ़ने के लिए। ऐसी प्रस्तावना लिखने का प्रयास करना चाहिए। आकर्षक हो, शुष्क नहीं हो, निष्ठुर नहीं हो, बड़ा ही आलसी टाइप का निबंध, आलसी टाइप से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो लोकतंत्र पे सवाल आ गया, कोई निबंध आ गया जिसमें लोकतंत्र शब्द भी आया हो, तो तैयारी का तो ये भी ढंग हो सकता है कि लोकतंत्र 2 शब्दों के योग से बना है। पहला लोक, जिसका आशय है जनता, और तंत्र का मतलब है शासन, अतः लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। ये सारे जितनी बातें आपने लिखी सब सही हैं, परंतु ये शुरुआत यदि ऐसा करते हो तो यह निष्ठुर शुरुआत है, इसमें कोई जिज्ञासा पैदा नहीं हो रही है, ये आकर्षक शुरुआत नहीं है। ध्यान देना, पाठक को आप जागृत नहीं कर रहे हो कि आओ पढ़ लो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। तो आपका निबंध एक विशिष्ट प्रकार की शैली है, ध्यान रखना, जिसका कुछ उद्देश्य होता है। निबंध के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाता है। आप कितना अपने ज्ञान अर्जित कर रखा है, आपका कितना अनुभव है, कितनी आपकी कल्पना शक्ति है, कितनी दूर तक उड़ान भर सकती है आपकी कल्पना शक्ति, कितनी आपकी तार्किकता है, कितना आपका चिंतन व्यवस्थित है। इस सब की पहचान आपके निबंध को पढ़ के की जा सकती है कि आप किस स्तर के हो। जिन्होंने पढ़ा नहीं है, निबंध लिखे ना, तो उनको पढ़ते ही निबंध लग जाता है, सतही आदमी है, इसका अध्ययन क्षेत्र ज्यादा नहीं है, इसने लिखने की कभी प्रैक्टिस नहीं की है, इसके विचारों में तारतम्यता बिल्कुल नहीं है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। टीचर उनको रगड़ता है, ठीक से रगड़ता है। तो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो 250 मार्क्स के लिए 100-125 घंटे नहीं दे सकते हो। 10 नंबर के वर्ल्ड हिस्ट्री पे 100 नंबर लोग ले लेते हैं यहां पे, जो कि अनावश्यक है, बिल्कुल अनावश्यक है। तो यदि ऐसा कहता हो आवश्यक है, अपरिहार्य है, तो जवाब देने वाला थोड़ा होना चाहिए उस हिसाब से, तर्क देकर साक्ष्य के साथ स्पष्ट कर देगा अनावश्यक है। उसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है, इस तरीके से पढ़ाने का या इतना डिटेल में ले जाने का, वो अनावश्यक है, जरूरत नहीं है। किसी इंग्लिश मीडियम की क्लास में इतना नहीं चलता है। हिंदी मीडियम जो 2.5 लाख 3 लाख जहां फीस है, वहां पे ऐसी दशा है, यही दशा है बेसिकली। तो रिजल्ट भी देख लो, 4-5% रिजल्ट है हिंदी मीडियम का। कई कारण है, उसमें से ऐसे भी छोटे छोटे कारण है, ये भी एक छोटा कारण है मगर है। 250 नंबर है तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। 250 मार्क्स है, इसको ध्यान रखो। आपका अप्रोच प्रोफेशनल होना चाहिए, उस हिसाब से चलोगे। तो प्रस्तावना जरूर पढ़ेगा, उसके बाद मध्य भाग आएगा जिसमें खूब आप विस्तार दोगे। फिर उपसंहार को भी टीचर जरूर एक एक लाइन पढ़ेगा। बीच में पढ़ते वक्त हो सकता है कि टीचर आपका एक एक लाइन, एक एक शब्द न पढ़े, संभव है।
जैसे मान लो एक बार सवाल एक आया, भारतीय समाज असमंजस में। थोड़ी थोड़ी कल्पना करो, थोड़ा सोचो। अगर आप मान लो आप ही टीचर हो और आपको 500 कॉपी ऐसी दे दी गई जिसमें लोगों ने यह निबंध लिखा हो कि भारतीय समाज असमंजस में। 100 कॉपी, मान लो 500 तो बहुत ज्यादा हो गया, 100 कॉपी है। तो आपको कहा जाए कि आप चेक करो, तो पहला पढ़ोगे भारतीय समाज असमंजस में। आपने हो सकता है जोश में सब पढ़ लो, एक एक लाइन पढ़ लो। दूसरा कॉपी फुल डिटेल में, तीसरा, चौथा, 10-20 कॉपी पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खुद ही असमंजस में आ जाएगा कि भारतीय समाज असमंजस में है कि ये लोग असमंजस में है। कठिनाई होगी, क्योंकि भांति भांति की उसमें स्थिति उभरेगी। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखेंगे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, और इस टाइप से लिख देंगे कि आपको भी लगेगा एक बार कि सही में असमंजस पैदा हो गया है। फिर क्या करोगे? 10-20 कॉपी के बाद ना ऊपर की भूमिका पढ़ोगे ठीक से, नीचे वाला ठीक से पढ़ोगे। इस पे हो सकता है नजर डालते ही पकड़ते चले जाओ। अनुभवी टीचर तो आपका पेज ऐसे देखता है और गलती फाइंड आउट करता है, मिनट नहीं लगता है, सेकंड में पकड़ लेगा। सब पारंगत लोग होते हैं। आपकी गलतियों को पकड़ने में ज्यादा टाइम, अगर ध्यान से थोड़ा देखा उन्होंने, तुरंत समझ में आ जाता है कि इसकी राइटिंग में दम नहीं है, इसकी सामग्री ठीक से मतलब शोधित नहीं है, प्यूरिफाइड नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, तुरंत समझ में आता है। मगर ये वाला तो पक्का पढ़ेंगे पूरे तरीके से, तो आपको विशेष प्रयास करना चाहिए इन दोनों का, क्योंकि बीच में तो सब लोग विस्तार देंगे ना, खूब इधर से उधर जोड़ते हुए सब लोग विस्तार देंगे। ये दिक्कत नहीं है ज्यादा, दिक्कत शुरुआत को लेकर है। किस कैसे लिखें, कैसे निबंध को उठा लें, आकर्षक कैसे बनाएं, इसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस करो और इसको भी विशेष ध्यान रखो कैसे कंक्लूड करें। क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन खराब चला गया तो टीचर तो बिदक जाएगा। मान लो भूमिका पढ़ा और आपकी भूमिका में ही समस्या आ गई, तो हो सकता है नीचे पढ़ने का ज्यादा एफर्ट भी ना करे, लग जाएगा जिसने स्टार्टिंग ठीक से नहीं की है, बीच में तो बिखरेगा ही वो। पहला इंप्रेशन खराब चला गया। ग्रंथों में भी कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए कई लोग पहला इंप्रेशन बनाने के लिए नाना प्रकार का यत्न करते हैं। मिलने जाते हैं तो सज धज के जाते हैं कि भाई पहला इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर अच्छा पड़े, क्योंकि जैसा इंप्रेशन पड़ेगा वैसा ही आइडिया दिमाग में क्लिक करता है। आपसे पहली बार कोई मिला और इंप्रेशन अच्छा बना तो घर जाने के बाद उसके बारे में अच्छा सोचोगे, आइडिया अच्छा बनाओगे। अब पहले इंप्रेशन में ही सामने वाले के प्रति आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ गई, तो चाहे वो जितना अच्छा आदमी हो, क्योंकि आइडिया आपके दिमाग में नेगेटिव बन गया ना, आप कहोगे आदमी ठीक नहीं है ये, चाहे कुछ भी वो कर ले, चाहे जितना वो सुधरने का प्रयास करे, आपके दिमाग में बन चुका है कि आदमी ठीक नहीं है, इसमें जाल जाल है ये आदमी। इंप्रेशन बन गया ना, तो आइडिया आपने क्रिएट कर लिया। यहां पर भी ये जो स्टार्टिंग है ना, ये इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसके लिए विशेष अभ्यास करना चाहिए सबको। अगर बनना चाहते हो कि फील्ड में बनना है, टिकना है, तो नहीं तो 5-6 लाख लोग बैठते हैं, 5-6 लाख लोग एपीएस भरते हैं फॉर्म, 2-4 लाख और बढ़ जाएंगे, क्या अंतर पड़ेगा? तो इन छोटी छोटी बातों को बारीकी से ध्यान रखना। तो सब चीजों पे ध्यान रखोगे तो इस पार्ट में 250 नंबर में अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिखने की भी प्रैक्टिस करते रहोगे, बढ़िया स्थिति पैदा कर सकते हो। क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर? पहले लिख के बताओ क्लियर। इज इट क्लियर? जिला स्टेटमेंट्स को और आगे बढ़ाओ। कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? ओके।
अब निबंध लिखते वक्त हम प्रस्तावना कैसे लिखें, पहले इसी पे चर्चा करते हैं। किसका चयन करोगे? जिससे संबंधित विषय वस्तु आपने पढ़ रखा हो, जिस एरिया में आपकी अच्छी पकड़ हो, बोलो, जिसका विषय वस्तु एकदम स्पष्ट आपको समझ में आ रहा हो, उस चयन कर लो, उस विषय का लिखोगे, आप लिख लोगे, 12 शब्द पहुंच जाओगे। ध्यान देना। अब हम लोग देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना। आईएएस का सवाल मैं दिखाता रहूंगा कैसे भूमिका लिखनी चाहिए, जो प्रस्तावना है निबंध की, कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पेज मत गिनना, पेज गिनने के लिए कई लोग हैं और, ठीक है। तो मान लो कोई निबंध है, मान लो इसमें 10 शब्द हैं, कोई निबंध, इसकी हेडिंग है। तो निबंध में जो शब्द आते हैं, अगर मान लो 10 शब्द हैं, तो कोई ना कोई शब्द जो होता है ना, वो प्राथमिक होता है, वो मुख्य भूमिका निभाता है, और अन्य जो शब्द होते हैं उसी से संबंधित होते हैं। कई बार देखोगे निबंध में, जैसे कोई निबंध है महिलाओं संबंधित, महिला सशक्तिकरण के प्रयास, चुनौतियां और समाधान, या कोई भी ऐसा संदर्भ बनता है जिसमें महिला शब्द आ गया। तो अगर महिला शब्द आ गया, मान लो लिंग समानता की ही बात हो रही है, लिंग समानता, चुनौतियां, समाधान आदि, तो जैसे ही महिला आया, इसका मतलब महिला मुख्य शब्द हो गया, और अन्य जो शब्द हैं वो उससे संबंधित शब्द हैं, जो पूरे पूरे निबंध को इंडिकेट कर रहे हैं। मान लो स्वतंत्रता के 75 वर्ष, भारतीय लोकतंत्र ने क्या खोया क्या पाया। तो लोकतंत्र के बारे में बताना है इस 75 वर्षों में। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन की ही बताना शुरू कर दो, स्वतंत्रता आंदोलन में ये हुआ, गांधी ने ये किया और पटेल साहब ने ये किया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष, लोकतंत्र ने क्या खोया क्या पाया। तो हमें ये पूरा पूरा निबंध लोकतंत्र के इर्द गिर्द चल रहा है। हमें लोकतंत्र पे जाना है कि शुरुआत में भारतीय लोकतंत्र की क्या दशा थी, अभी क्या लोकतंत्र की स्थिति है। तो लोकतंत्र की टर्म हो गया। तो निबंध लिखते वक्त सबसे पहले की टर्म को पकड़ो शुरुआत करने के लिए। कई बार एक से अधिक भी की टर्म हो सकते। की का मतलब सबसे महत्वपूर्ण, जिससे अन्य शब्द संबंधित हैं। बारीकियों को ध्यान रखना, पढ़ते वक्त म्यूजिक और जो अन्य जो चीजें ना स्टॉप कर देना, तब तो पढ़ना। नहीं तो शाम में कई सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं टीवी चैनल पे भी, तो उनका लाभ लोगे तो ज्यादा बेहतर है। क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो पूरा एक माहौल बना के पढ़ने का प्रयास करना। ऐसा नहीं कि बीच में चाय बनाने चले गए हो फिर आ रहे हो, तो फिर ये व्यर्थ होगा, अपने को धोखा देना होगा, खुद को धोखा दोगे, हमें क्या दोगे। कई लोग दूसरे को धोखा नहीं देते, अपने आप को ही धोखा देते हैं। बाहर से तो लगता है खूब पढ़ रहा है, बीच बीच में उसको मन करता है थोड़ा वहां गप भी कर लें, तो इधर क्लास भी चल रहा है, उधर गप भी हो रहा है, पता नहीं चलता है यहां से। बट ऐसा हो सकता है, कई सब अलग ही वेशभूषा में पढ़ रहे होंगे। तो थोड़ा व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का प्रयास करो, ज्यादा बेहतर होगा। तो निबंध में जो की टर्म है, पहले की टर्म को पकड़ो, और की टर्म को बड़े वर्ग से जोड़कर शुरुआत कर सकते हो। ये एक तरीका है। निबंध की शुरुआत करने का, प्रस्तावना लिखने का एक तरीका यह है कि निबंध को पढ़ो और निबंध का जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उसको उसके बड़े वर्ग से जोड़ दो। बड़े वर्ग से जोड़ने का क्या संदर्भ है? जैसे मान लो महिला पे कोई निबंध आए, कोई भी निबंध आ जाए, तो बड़े वर्ग से, जो महिलाएं समाज की अंग है, समाज जो है, आप इसको राष्ट्र पे चले जाओ। तो हम महिला पे पूछ रहे हैं, परंतु हम सोच जोड़ते हुए कहां पे चले गए? राष्ट्र पे चले गए कि राष्ट्र की चहुमुखी प्रगति, राष्ट्र की ठीक से विकास हो, देश का समुचित विकास हो, वो जल्दी से जल्दी वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए,
शुरुआत देखो है महिला पे, लिख रहे हैं कहीं और से, पूरे देश से शुरुआत कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बन जाए, इसके लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों की उसमें भागीदारी हो, सब लोग सहयोग दें। और इस क्रम में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इनका भी अर्थव्यवस्था में योगदान का होना आवश्यक है। तो पता लगे हम 5-6 लाइन तो ऐसा लिख रहे हैं कि सामने वाले को भी लगे कि महिला पूछा गया है, महिला शुरुआत कर रहा है राष्ट्र में। हमने भले वर्ग से जोड़ दिया, महिलाएं समाज की पार्ट हो गई, समाज राष्ट्र के स्तर पे है, अलग अलग समाजों की स्थिति आती है, तो हम राष्ट्र से क्यों नहीं शुरुआत करें, और वहां से शुरुआत करते करते आ जाएंगे उस पर्टिकुलर पार्ट्स पे, महिला पे आ जाएंगे, बजाय कि पहले ही लाइन में महिला महिला लिखना शुरू कर दो आप। तो महिलाओं की दशा ठीक नहीं है, महिलाओं के साथ नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं। ये बहुत अच्छा शुरुआत नहीं हुआ। निबंध की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, प्रस्तावना जो पाठक में जिज्ञासा पैदा कर दे, आकर्षक हो, वो लालायित हो जाए आपके निबंध को पढ़ने के लिए। ऐसे निबंध की शुरुआत होनी चाहिए। हम कोई कविता से, कोई आकर्षक कथन से शुरुआत कर सकते, कई तरीके। ये तो मैं पहला तरीका बता रहा हूं कि एक तरीका यह है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही तरीका अपनाएंगे। जब निबंध का जो मुख्य विषय वस्तु है, जो मुख्य शब्द है, उसको बड़े वर्ग से जोड़कर हम लिखेंगे। जैसे मान लो लोकतंत्र पे आ गया, तो लोकतंत्र शासन प्रणाली भी है, जीवन जीने का ढंग भी है। अब मान लो लोकतंत्र का प्रयोग शासन प्रणाली के रूप में किया गया हो, इमेजिन कोई निबंध हो, तो हम लोकतंत्र की शुरुआत करना हो तो लोकतंत्र जो है ये बेसिकली एक प्रकार की शासन प्रणाली है, तो हम शासन प्रणाली से कर सकते हैं। शासन प्रणाली क्यों लाई जाती है? ताकि समाज में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, व्यवस्था रहे, समाज में व्यवस्था रहे, अनुशासन रहे, तो हम शासन प्रणाली लाते हैं। तो मान लो पूछा लोकतंत्र, तो लोकतंत्र कई प्रकार की शासन प्रणालियों में एक प्रणाली लोकतंत्र। और शासन प्रणाली क्यों? तो भाई समाज में व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन बनी रहे, समाज का ठीक से विकास हो, उसके लिए हम नाना प्रकार की शासन प्रणालियों की बात करते हैं। और सबसे लोकप्रिय कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र। तो हम मान लो लोकतंत्र से संबंधित कोई निबंध हो तो सीधे लोकतंत्र पे नहीं आएंगे, थोड़ा एक कदम पीछे से, थोड़ा बड़े वर्ग से उठाते हुए नीचे उतरते उतरते वहां पे आ जाएंगे। बेहतरीन शुरुआत होगी, जानदार शुरुआत होगी, बढ़िया इंपैक्ट जाएगा। तो कई बार हम इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं निबंध लिखते वक्त। जैसे लोकतंत्र अगर आ गया हो, महिला आ गई हो, या कोई और भी कई निबंध हैं। मैं आगे में आईएएस का ही निबंध दिखा के बताऊंगा कि देखो यहां पे ऐसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे हम इस निबंध को उठा सकते हैं। सीधे सीधे प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और कंटेंट कई चीजों को मैं सपोर्ट में लगा दूंगा, कई सारे मॉडल आपको निबंध दे दूंगा, और कई सारी चीजों को हम यहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक से मन लगा के पढ़ोगे और रूम पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिए हो तो इस 250 मार्क्स में निसंदेह आपके भीतर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा कि मैं निबंध लिख सकता हूं। और ये निबंध की कक्षा उनके लिए भी है जो 2.5 लाख 3 लाख देकर पढ़ चुके हैं और चाहते हैं कि सुधार हो जाए। अभी तक उनके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं आया, हिलता रहता है मामला। इस बात से वो खुश रहता है कि मैंने दिल्ली जाकर 2,80,000 दिया है, अब 5-7 साल पुराना मैंने वो मटेरियल पढ़ लिया है, वो वीडियो ऑडियो वीडियो देख लिया है, भला ही जानदार तरीके से फिल्माया हुआ, और दिया था 2,80,000। तो उसको गर्व होता है अपने ऊपर कि मैं हल्के फुल्के 2-4 हजार वाले कोचिंग में नहीं पढ़ा हूं, मैं तो पढ़ा हूं 3 लाख वाले में। तो इसी बात की उसको खुशी है। कभी निबंध दे दो और बोलो कि इस पे इसकी स्टार्टिंग लिख के दिखा दो, केवल इसकी भूमिका तुम लिख दो, तुमको आधे घंटे का समय दे रहे हैं 10 लाइन लिखने के लिए, उसकी दशा थोड़ी समझ लेना कि उसकी दशा क्या हो रही है।
ऐसा भांप सकते हो ना, मेरी बातों को थोड़ा बहुत सत्यापित करोगे तब लगेगा 3 लाख दिए जरूर हैं। आधे घंटे में भी 10 लाइन लिखने में दिक्कत है, भूमिका लिखने में ही दिक्कत है। आजमाना मेरी बातों को, थोड़ा ध्यान देना, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। फाइट ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत इस तरीके के लोगों से है। फाइट तो उनसे जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, वास्तव में ठीक से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से तो बिल्कुल नहीं है जो जाके कोचिंग में केवल कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत लोग हैं कलेक्शन करने वाले, और कई लोगों के कमरे में रैक लगा हुआ 8 10 10 10। तो जिसके कमरे में 10 रैक किताब लगी हो, बिना मिले भी लिख सकते हो कि पंचवर्षीय कार्यक्रम में संलग्न है। ये 5 साल से कम नहीं लेंगे, 10 साल भी ले सकते हैं। 5 से 7 साल कम से कम ये लड़ेंगे। अगर 7 रैक है तो 5 साल तो कम से कम। तो इतनी किताबें और इतना मैटर नहीं चाहिए, ध्यान रखना। आईएएस बनने के लिए इतनी जरूरत नहीं है। फिर पहले अटेम्प्ट में कैसे हो जाता? पहले कभी कभी पहला अटेम्प्ट में जो आईएएस बना है ना, उसके कमरे पे जाके उसकी स्थिति देखो कमरे की, तो आप हद तक अनुमान लगा लोगे कि इसकी दशा क्या है, क्यों ये बना है। और कभी कभी जो 6 7 साल से लड़ रहा है, 5 साल से दिल्ली में है, संघर्ष कर रहा है, कभी उसके कमरे पे जाकर केवल देख लो, लगेगा कि रैक लगा हुआ है लाइन से। इतनी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है। मेरी बातों को कभी कभी व्यवहारिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे सत्यापित करोगे तब तो मान लोगे। 2025 के लिए भी काम करें, करो तुम। मैं तो 24 के लिए कर रहा हूं, 25 में दोगे तो 25 में भी फायदा करेगा। पीटी होगा तब ना 25 में दोगे। मेरा तो ये जो पढ़ा रहा हूं ये तो मेंस में केवल काम करेगा, आपकी लेखन शैली को ठीक कर देगा। तो लिखने का तो एक तरीका है निबंध को लिखने का, कि जो निबंध में आया है उसके जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उसको बड़े वर्ग से जोड़ दो, और बड़े वर्ग से को लिखते हुए फिर उस शब्द तक उतर जाओ। तो ये एक तरीका है लिखने का, बजाय कि सबसे शुरुआत में ही वहीं से कर रहे हैं। प्रस्तावना लिखने के कई ढंग होते हैं, उसमें से एक ढंग अभी मैंने बताया साक्ष्य के साथ। क्लियर? पहले बोलो क्लियर। सब लोग बताओ, पहले बोलते रहोगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे यहां पिन ड्रॉप साइलेंस है, कौन किस स्थिति में कुछ पता नहीं चलता है। कई बार सामने बैठे हुए लोग रहते हैं तो जीवंतता थोड़ी आला दर्जे पे चली जाती है, अलग स्तर पे चली जाती है, जिज्ञासा और बढ़ जाती है। और इसमें सामने कोई उपस्थित नहीं, अनुमान करना पड़ता है कि भाई कई लोग बैठे हुए अलग अलग देश के विभिन्न भागों में, और अभी वो निबंध का रसास्वादन कर रहे हैं। क्लियर है? एक बार लिख के बताओ जल्दी जल्दी, क्लियर है? ये पहला मैंने अभी पार्ट बताया। और देखो, जब हम लोग 6 7 तरीका पढ़ लेंगे, 7 8 तरीका निबंध का, फिर मैं निबंध उठाऊंगा कि इसमें अब कैसे शुरुआत करोगे, इसको कैसे लिखोगे। तो आपको उन 7 8 तरीके में से कोई ना कोई तरीका जरूर सेट कर जाएगा। वो धीरे धीरे आप कर लोगे। क्लियर है? बोलो ठीक है। देखो, एक दूसरा तरीका होता है, जो निबंध पूछा गया है उसकी हम विपरीत स्थिति से शुरुआत करते हैं, एकदम अपोजिट से। पूछा कुछ और गया है, पूछा कुछ गया है, उसका विपरीत कंडीशन से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ये कभी कभी हम ऐसी स्थिति रखेंगे, पूछा जो गया है उसके विपरीत है, क्योंकि निबंध की जो शुरुआत है वो ऐसी शुरुआत हो कि जिज्ञासा पैदा कर दे सामने वाले में, आकर्षक हो, लगे कि कुछ कह रहा है। पढ़ने के लिए आप सामने वाले को झकझोर रहे हो कि देखो मैंने लिख दिया है, पढ़ो।
शुष्क नहीं हो। क्लियर? ठीक है, खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि आई एम बिगिनर कैन हेल्प दिस कोर्स। तो मैंने बोला ना कि ये उनके लिए है जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिगिनर के लिए भी है। और ध्यान रखना ये उनके लिए भी है जो 2,80,000 3 लाख में पढ़ चुके हैं और चाहते हैं सुधार हो जाए, तो उनमें भी सुधार होगा। उनको भी लग जाएगा कुछ थोड़ा अलग अंदाज है, अलग तरीका है, विशिष्ट तरीका है, अपना तरीका है। और कई लोग पढ़ के निकल चुके हैं बढ़िया नंबर पाके, जानदार नंबर पाके। जो मैं बता रहा हूं वो सब जस्टिफाइड है। आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि प्रयोगशाला हो रही है कि भाई ये ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। जो बता रहा हूं ये पहले भी 20 साल से कई लोग पढ़ के निकल गए, बन गए, अच्छा नंबर पाया उन्होंने निबंध में। और अभी तक निबंध हमसे पढ़ने वाले जो सबसे ऊपर के रैंक में आए वो अथर अमीर सफीउल खान थे, सेकंड पोजीशन होल्डर थे इंडिया में, सेकंड। क्योंकि मेरी दोनों में क्लासेस चलती रही हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, इंग्लिश में सेपरेट रहा है। तो अभी तक सबसे ऊपर वाले रैंक में अथर रहे हुए हैं। राजस्थान कैडर मिला था, ध्यान देना। अच्छी बात है, 24 में 2, 25 में 2, 26 में 2। मगर ये पढ़ोगे तो काम करेगा, तरीका आपको समझ में आ रहा है ना कि हाँ इस तरीके से लिखना है। एक दो ने कई सारे लोग हैं, एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल रहा हूं ऑनलाइन में, कोई कट करके वायरल कर देगा, देखो भाई फलाने जी का नाम ले रहे हैं। अरे पढ़े हुए तब ना मैं बोल रहा हूं, 50 लोगों का बोल दूंगा। ठीक है, एक पूछ रहा है जियो से रिलेटेड नहीं आता है क्या? जाके निबंध देखो, निबंध का पेपर पढ़ो, किससे किससे रिलेटेड आता है। ज्यादातर निबंध इथिकल और फिलोसफिकल आता है। यहां देखो, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, सेकंड वे। निबंध जो पूछा गया उसके विपरीत स्थिति से शुरुआत करो, अपोजिट से। जैसे मान लो कोई सवाल सांप्रदायिकता पे, आतंकवाद पे, या किसी समस्यागत निबंध पे आ गया। मान लो आतंकवाद पे आ गया, तो आतंकवाद की विपरीत स्थिति से शुरुआत करेंगे। जैसे आतंकवाद होगा तो क्या होगा? भय होगा, हिंसा होगी। भय और हिंसा होती है, और भय और हिंसा होगी तो व्यवस्था टूटेगी। ये भय और हिंसा पर आधारित सिद्धांत है। आतंकवाद, भय, हिंसा या हिंसा करने की धमकी, इसी के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था टूटेगी। तो विपरीत स्थिति सोचो, एक सामान्य व्यक्ति, आतंकवाद ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। कुछ समस्याएं लोकल स्तर पे है, कुछ कुछ देशों में है। जैसे जाति भेद भारत की एक महत्वपूर्ण समस्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आतंकवाद वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या। पर्यावरणीय समस्या वैश्विक समस्या है। कुछ समस्याएं वैश्विक हैं, पर्यावरण प्रदूषण वैश्विक समस्या। सारी समस्याएं वैश्विक नहीं है, ध्यान देना। ये सब वैश्विक समस्या है। कौन समस्या? आतंकवाद भी पूरा विश्व से पीड़ित है। ये भय हिंसा में है, जहां होगी व्यवस्था टूट जाएगी। अब इसकी विपरीत स्थिति हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है। देखो शुरुआत हो रही है, वो चाहता है समाज में शांति रहे, व्यवस्था रहे, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, विकास हो, बोलो समृद्धि की भी प्राप्ति हो। तो विकास हो, शांति हो, व्यवस्था हो। ये जब तक शांति और व्यवस्था नहीं होगी ठीक से विकास नहीं होगा। और पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था को लेकर कई चीजें कठिनाई पैदा कर रही हैं। और जो चीज वैश्विक शांति और सुरक्षा और व्यवस्था को खतरा पैदा कर रही है वह कौन सा तत्व है? आतंकवाद है। तो पूछा गया आतंकवाद, और आपने शुरुआत किया एक शांति, व्यवस्था, मूलभूत आवश्यकता, समानता, न्याय, ऐसे शुरुआत कर रहे हो।
और लास्ट में आके मान लो 8 लाइन 9 लाइन में लिख रहे हो भूमिका, तो लास्ट वाले लाइन में आकर आप आतंकवाद शब्द को हाईलाइट कर रहे हो। पहला ही लाइन ये नहीं लिख रहे हो कि आतंकवाद 2 शब्दों के योग से बना है, वाद का मतलब सिद्धांत होता है, आतंक का संदर्भ यहां पर भय, हिंसा या हिंसा की धमकी से है। तो ये बड़ा शुष्क शुरुआत, नीरस, ये अच्छी शुरुआत तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। आपके शब्द सही हैं, आपका लाइन सही है, परंतु प्रभावी नहीं है, आकर्षक नहीं है। तो आप ऐसे शुरुआत कर। एक सामान्य व्यक्ति क्या चाहता है? चाहता है शांति रहे, वो चाहता है कि विकास हो, समृद्धि हो, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ये तब सब कब होगा? जब समाज में शांति और व्यवस्था हो। शांति और व्यवस्था के लिए बहुत सारे खतरे हैं। पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरा कौन है? वह कोई और नहीं है बल्कि वह है आतंकवाद। फिर आप आतंकवाद, दूसरे पैराग्राफ में आतंकवाद कहते किसे हैं? क्योंकि इसकी कोई एक विशिष्ट परिभाषा तो है नहीं, सर्वमान्य परिभाषा। अभी हम लोगों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है हाल फिलहाल में। वैश्विक सर्व स्वीकृत परिभाषा नहीं है आतंकवाद की, इतना जटिल टॉपिक है। अमेरिका का दृष्टिकोण अलग है, अन्य देशों का दृष्टिकोण अलग है। भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं को बहुत ज्यादा आतंकवादी घटना नहीं मानते हैं। बाद में जब उनका भ्रम टूटा है तो कुछ कुछ सहमति बनी है। जब खुद ही पे अटैक होता है तो कहते ये आतंकवादी घटना है। अब भारत में वो कुछ अलग ही दिशा में वर्णन करने का प्रयास करते हैं। भारत बोलता है कि आतंकवादी घटना है ये, मगर वो उसको व्याख्या ही दूसरे तरीके से करते हैं। कठिनाई है। तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? सांप्रदायिकता पे अगर सवाल हो तो उसमें भी हम विपरीत स्थिति ला सकते हैं। बढ़ती सांप्रदायिकता भारत की एक महत्वपूर्ण समस्या है। ये सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है। बेसिकली सामाजिक राजनीतिक इसका परिप्रेक्ष्य है सांप्रदायिकता का। यहां पढ़ोगे, हो सकता है कि आपको इंडियन सोसाइटी में सांप्रदायिकता मिल जाए, वहां लिख दोगे। ऐसे में लिखने का मौका मिलता है। पूरे भारतवर्ष में सांप्रदायिकता का दायरा बढ़ रहा है। ध्यान देना, विकास तो कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं हम लोग। चाइना की स्थिति अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पीछे जा रही है। हो सकता है कि तीसरे नंबर पे पहुंच जाए अगर सब कुछ ठीक रहा तो। जनसंख्या में लीडर हो गए हैं हम लोग, नंबर 1 पे जा चुके हैं। तो लिखते वक्त कैसे लिखना है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। हम एक ये दूसरा तरीका देखो, कई तरीके हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही तरीके से शुरुआत करेंगे। हो सकता है हम कविता के अंत से शुरुआत करें, हम हो सकता है कभी कोई छोटी सी घटना लिख के शुरुआत करें, कोई अच्छा सा वक्तव्य स्टेटमेंट लिख दें, कोई छोटी सी कहानी लिख दें, वो भी शुरुआत का तरीका होता है। तो कई तरीकों में से पहला तरीका बड़े वर्ग से जोड़कर लिख दो। दूसरा तरीका, जो सब निबंध है उसके विपरीत चले जाओ, वहां कुछ कुछ बताओ और फिर घुमा के लाओ। जैसे आतंकवाद पे आए तो हमेशा कर सकते हैं। तो देखो, दूसरा तरीका जो हमने बताया वो कौन सा तरीका है? विपरीत स्थिति से शुरुआत कर सकते हो। जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिकता आदि कोई ऐसा प्रश्न हो तो हम विपरीत चले जाएंगे और वहां से लिखते लिखते 5-7 लाइन लिखेंगे और फिर आके हम आतंकवाद शब्द को कोट करेंगे। मतलब शुरुआत का 4-5 लाइन सामने वाला पढ़ेगा तो उसके लगे कहां लिख रहा है ये, पता लगे 6-7वें लाइन आते आते पता लगा आतंकवाद आ गया है, हम विषय पे हैं। इसका मतलब बड़ा आकर्षक, आपने सामने वाले को बाध्य कर दिया पढ़ने के लिए। उसको एक बार लगे क्या इसने उठाया है सवाल को, निबंध को, लिखना शुरू किया। एक आदमी चाहता क्या है? शांति चाहता है, व्यवस्था चाहता है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, विकास चाहता है, समृद्धि चाहता है। और कब होगा ये सब तभी होगा जब स्थिति ठीक हो, परिस्थितियां अनुकूल हो, समाज में शांति हो, व्यवस्था हो एटलीस्ट। और इसके खतरे बहुत हैं पूरे विश्व में। तो कौन सा खतरा पूरे वैश्विक स्तर पर उभर रहा है? आतंकवाद है। फिर आतंकवाद क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं,
पूरे विश्व में कुछ आतंकवादी संगठनों का नाम, उनकी थोड़ी बहुत कार्य प्रणाली का नाम, आतंकवाद को रोकने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं एफर्ट, भारत में क्या क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए। चाहिए में जैसे आओगे इसका मतलब निष्कर्ष के स्तर पे जा चुके हो। ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो लास्ट में आएगा उपसंहार में। ऐसा नहीं कि शुरू में ही बताना शुरू कर दो कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं। क्या किया जा रहा है ये पहले बताओगे, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, कितने टाइप का आतंकवाद होता है। कई बार राज्य प्रायोजित भी आतंकवाद होता है, जैसे जो कश्मीर में आतंकवादी घटना है वो विदेशों के द्वारा प्रायोजित है, तो वो भी एक आतंकवादी घटना का संदर्भ है। कई टाइप के आतंकवाद होते हैं, ध्यान देना आप, इट शुड बी क्लियर। तो जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो धीरे धीरे ये चीजें आती रहेंगी। ठीक है, उसने जिम के बारे में लिखा तो किसने लिखा मैं सुबह सुबह रनिंग करता हूं। बताने की डिटेल जरूरत नहीं है कि करते क्या हो, नहीं तो सारी चीजें बताओ कि दिन भर क्या करते हो, सुबह वाली बात मत बताओ। उसने एक जिम लिखा तो एक ने लिखा। अब भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति का दिमाग है, तो भांति भांति के विचार उभरते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा तरीका मैंने डिस्कस कर दिया। गांधी जी के विचारों को लिख सकते हैं, आगे बताएंगे किसको किसको लिखोगे। अभी तो केवल यह देखो कि भूमिका कैसे लिखोगे। भूमिका का एक तरीका है बड़े वर्ग से जोड़कर लिख सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप विपरीत स्थिति को उठा लो, निबंध की शुरुआत ऐसे कर सकते हो। हम पहले कुछ तरीके बता देते हैं और फिर उन तरीकों पे हम कुछ निबंध की भूमिका लिखने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब हमारा पहला पार्ट क्लियर हुआ, भूमिका ऐसे लिखी जाती है। फिर मध्य भाग को देखेंगे कि क्या कैसे कैसे विस्तार देना होता है। मध्य भाग में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि सबसे अधिक विस्तार इसी को देना है। फिर कुछ प्रैक्टिस कंक्लूजन की करेंगे। ये पहला सेगमेंट हो जाएगा भूमिका, मध्य भाग, अंत। ध्यान देना आता है, ज्ञान देने के लिए रेडी हूं, ग्रहण करते जाओ और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तभी मेरी बातों के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हो। केवल सुनने मात्र से ना, और ये विपरीत स्थिति से चले, इस पे प्रैक्टिस करो कैसे विपरीत स्थिति से चल सकते हैं। 2 4 5 निबंध खोजो, उसके विपक्ष से शुरुआत करो, फिर उतरो। ये आपको अप्लाई करना, मैं तरीका बता रहा हूं। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। एक बोल रहे हैं कि केवल सर पढ़ाया करो, ये फालतू की जो बातें हैं उनका मतलब कभी कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत फालतू की बातें जरूरी हैं, ध्यान देना। उससे थोड़ा ना आकर्षण और बढ़ जाता है। कई बार अच्छी चीजों में भी जानबूझकर कोई कठिनाई पैदा की जाती है, इससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बहुत अच्छा सा चेहरा होता है, उस पे भी 1 2 अगर तिल लगा दोगे ना तो चेहरे की सुंदरता बढ़ जाएगी। 40 50 लगा दोगे काले काले तिल तो सुंदरता खत्म। तो विरोध पैदा करके कभी कभी सौंदर्य की वृद्धि की जाती है। अब समझते रहना, विरोध पैदा करके सौंदर्य की कैसे वृद्धि की जाती है, सोचोगे तो बहुत सारे आयाम निकल जाएंगे। तो पढ़ाते वक्त थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसे लोगों को भी इससे थोड़ा पक्ष रोचकता बनी रहती है। वही हमारे विवेचन का विषय नहीं होने जा रहा है, तो जानबूझ के मैं उठा लेता हूं। फिर अपने विषय वस्तु पे ही फोकस होकर चलना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो। ऐसे पे देखो, बुक जो होगा आगे हम चर्चा कर लेंगे। अभी जो मैं मैटर दूंगा वही मैटर पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जैसे मान लो हमने भूमिका वाला पार्ट क्लियर कर लिया 2 3 दिन में, तो जरूर अपनी तुलना करो। आप सब लोग तुलना करो। आपके टच में अगल बगल में होंगे कोई दिल्ली से 3 लाख देकर पढ़ के आए होंगे, तो उनसे ही बात करो कि इसका निबंध की शुरुआत कैसे करेंगे, मुझे पता नहीं है। चला बात तो करो, क्या दिक्कत है डिस्कशन करने में। फिर आप उसकी भूमिका लिखो स्वतंत्र तरीके से सामने, फिर तुलना करो।
आपके भीतर कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये प्रभावी तरीका है। थोड़ा बहुत तो तुलना करना चाहिए। तुलना करोगे तो वास्तविकता, आपको अपने भीतर की वास्तविकता का पता चलेगा। जरूर करो तुलना, और तुलना करते वक्त ईगो नहीं होना चाहिए, भले आराम से प्रेम से, सामने वाले को भी फायदा हो। उद्देश्य उसको बीट करना, उसको तनाव देना नहीं होना चाहिए। आप में भी सुधार हो, उसमें भी सुधार हो जाए, अच्छी बात। इसी भाव के साथ तुलना करो, ज्यादा बेहतर होगा। किसी को नीचा दिखाना यह उद्देश्य नहीं है। सामने वाले में भी सुधार हो जाए तो अच्छी बात है ना, उसका भी तो उद्देश्य है, इतना उद्देश्य लेकर आया आईएएस बनना है, इसका लाभ उसे भी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्वेश्चन बैंक निबंध का प्रीवियस ईयर्स का मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ध्यान रखना। निबंध के पार्ट में जो मैटर है, कुछ मॉडल निबंध है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, वो सब उपलब्ध हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। शेष पक्षों को कल देखेंगे, टाइमिंग वही रहेगी। आज थोड़ा डिले हुआ था, 6:15 से अपने निबंध वाले बैच की शुरुआत रहेगी, 6:15। क्लियर? शेष पक्षों को कल देखेंगे। थैंक यू।